हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वलन और भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। उससे पूर्व हमेशा की भांति हमारे लिए एक संदेश, हमें पृथ्वी पर वृक्षारोपण करना है और अपना कर्तव्य निभाना है। तो अपने आसपास वृक्ष लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए, ताकि इस पृथ्वी को हम हरित धरती बनाने का सपना जो है वो साकार कर सके। तो आज हम फोल्ड एवं फोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वलन एवं भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने अर्थ मोमेंट, भू संचलन के बारे में पढ़ा था। तो भू संचलन यानी पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और उन्हीं परिवर्तनों को हम सामूहिक रूप से भू संचलन कहते हैं। तो उसी भू संचलन में हमारा एक टॉपिक जो है वो वलन एवं भ्रंश है। यानी पृथ्वी के आंतरिक बलों की वजह से ही पृथ्वी पर वलन एवं भ्रंश का निर्माण होता है। तो वलन और भ्रंश क्या होते हैं, कितने इनके प्रकार होते हैं और किस तरह से इनका निर्माण होता है, आज के टॉपिक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वलन एवं भ्रंश, यानी वलन क्या होते हैं। तो भू संचलन के क्षैतिज एवं लंबवत संचलन के कारण पृथ्वी सतह पर विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण होता है। इनकी वजह से यानी भू संचलन में दो प्रकार के संचलन शामिल किए जाते हैं, एक क्षैतिज और दूसरा लंबवत। तो क्षैतिज और लंबवत संचलन के कारण हमारी पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण होता है। वलन और भ्रंश जो है इनमें से क्षैतिज संचलन का परिणाम है, यानी वलन और भ्रंश का निर्माण जो है वो क्षैतिज संचलन के कारण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वलन के बारे में। तो पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न जो क्षैतिज संचलन है, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स जो है, उस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से जो संपीड़न बल उत्पन्न होता है, यानी कंप्रेशन फोर्सेस जो है वो उत्पन्न होते हैं, उनकी वजह से भूपटल की चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। तो ये जो लहरनुमा मोड़ है, इन्हीं को हम कहते हैं वलन। इस डायग्राम में भी आप देखिए, एक चट्टान का रूप दिखाया गया है। इसमें ये आप देख पा रहे हो कि ये किस तरह से इसमें ये मोड़ पड़ गए हैं, लहरनुमा ये मोड़ पड़ गए हैं, यही मोड़ कहलाते हैं वलन। तो क्षैतिज संचलन से उत्पन्न संपीड़न बल के कारण पृथ्वी की चट्टानों में बनने वाले लहरनुमा मोड़ जो है वलन कहलाते हैं। तो वलन के कुछ भाग होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं। एक होता है अपनति। तो वलन का जो ऊपर उठा हुआ भाग है, इसमें आप देख पा रहे हो, ये जो वलन का ऊपर उठा भाग है ये कहलाता है अपनति। यानी वलन के ऊंचे भाग को या ऊपर उठे भाग को क्या कहेंगे, अपनति कहेंगे। अपनति एंटीक्लिनल, ये वलन के ऊंचे उठे भाग अपनति कहलाते हैं। दूसरा होता है अभिनति, सिंक्लिन। वलन का नीचे धंसा भाग, इसमें आप देखिए, यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये नीचे धंसे भाग है। तो वलन के नीचे धंसे भाग जो वो कहलाते हैं सिंक्लिन, यानी अभिनति। वलन के ऊंचे उठे भाग अपनति और वलन के नीचे धंसे भाग अभिनति कहलाते हैं। वलन के दोनों ओर की तरफ के जो भाग हैं, ये देखिए, आप ये देख पा रहे हो कि इस वलन का इस तरफ का ये भाग, इस वलन का इस तरफ का ये भाग, वलन के दोनों ओर की तरफ के जो भाग हैं वो कहलाते हैं उसकी भुजाएं, यानी लिम्ब्स। तो वलन की भुजाएं दोनों ओर की तरफ की भाग को कहते हैं। फिर है वलन का अक्ष। तो वलन की अपनति के उच्चस्थ यानी सबसे ऊंचे और अभिनति के निम्नस्थ यानी सबसे नीचे भागों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो है वो कहलाती है वलन का अक्ष। ये देखिए आप कि वलन के सबसे ऊंचे भाग से यानी अपनति से गुजरने वाला ये जो काल्पनिक रेखा है ये अक्ष हो गई। इसी तरह से यहाँ देखिए कि वलन की अभिनति में गुजरने वाली ये काल्पनिक रेखा ये हो गई वलन का अक्ष। तो इसके भी दो रूप हो गए। यदि अपनति से गुजरने वाला जो अक्ष है वो अपनति अक्ष कहलाएगा, और जो अभिनति से गुजरने वाला अक्ष है वो अभिनति अक्ष कहलाएगा। तो इसके दो रूप हो गए, अपनति अक्ष और अभिनति अक्ष। फिर है नति नमन या डीप। क्षैतिज तल के साथ वलन की भुजा का जो कोण बनता है वो कोण कहलाता है नति या नमन, यानी डीप। तो अगर हम क्षैतिज
तल जो है वो यहाँ ये मान लें कि ये क्षैतिज तल है, इसके साथ वलन की भुजा का ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कहलाता है नतीया डीप। तो क्षैतिज तल के साथ बनने वाला कोण कहलाएगा नतीया डीप। फिर है नतिलंब या स्ट्राइक। तो नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा, ये जो नति है इसके साथ समकोण बनाने वाली, यानी इस तरह से ये समकोण बनाने वाली ये जो रेखा है ये कहलाएगी नतिलंब। तो इसमें देखिए ये रेखा जो है, ये रेखा नति के साथ समकोण बना रही है। इस डायग्राम में आप देखिए ये रेखा नति के साथ समकोण बना रही है, तो ये कहलाती है नतिलंब। नतिलंब जो होता है वो सदैव नति के साथ समकोण यानी 90 डिग्री का कोण ही बनाती है। तो ये वलन के कुछ भाग हुए। चलिए अब बात करते हैं वलन के प्रकारों के बारे में, टाइप्स ऑफ वॉल्स। तो पहला है सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड्स। सममित वलन यानी जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव एक समान होता है तो वो कहलाता है सममित वलन, यानी दोनों ओर की भुजाएं जो है वो एक समान झुकाव को दिखाती हैं, तो सममित वलन का निर्माण होता है। ऐसा संपीड़न बल की समानता के कारण होता है, यानी चट्टान पर लगने वाला संपीड़न बल जब दोनों ओर से समान लगे तो वो सममित वलन में तब्दील हो जाती है। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए कि इस तरफ से आने वाला फोर्स संपीड़न बल और इस तरफ से आने वाला संपीड़न बल जो था वो एक समान था, जिससे वलन की दोनों ओर की भुजाओं में जो झुकाव आया, ये जो झुकाव आया ये वलन की दोनों ओर की भुजाओं का झुकाव एक समान था। तो एक समान झुकाव वाले वलन को कहते हैं सममित वलन। यहाँ इस डायग्राम में भी आप देखिए ये सममित वलन का उदाहरण है। इसमें दोनों ओर की जो भुजाएं आप देख पा रहे हो, इन दोनों ओर की भुजाओं में एक समान झुकाव है। ये वलन की जो इसमें मोड़ दिखाई दे रहे हैं चट्टान में, इनमें आप साफ साफ देख पा रहे हो कि सभी भुजाओं में झुकाव एक समान है। ऐसा वलन कहलाता है सममित वलन। दूसरा होता है असममित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड्स, यानी इसका बिल्कुल अपोजिट। जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव एक समान ना हो, यानी एक भुजा का झुकाव तो सामान्य और मंद हो जबकि दूसरी भुजा का झुकाव तेज हो, तो असमान झुकाव, वलन की दोनों भुजाओं के झुकाव और लंबाई जब असमान होती है तो वो असममित वलन कहलाता है। इस डायग्राम में आप देखिए इसमें, यानी ये इसका निर्माण तब होता है जब एक ओर से संपीड़न बल तीव्र था, देखिए इस तरफ से आने वाला संपीड़न बल तेज था, इस वजह से ये भुजा ज्यादा फोल्ड हो गई, जबकि दूसरी ओर से आने वाला जो संपीड़न बल था वो सामान्य था, इस तरफ की भुजा जो है वो कम फोल्ड हो पाई, तो इसलिए ये भुजा सामान्य स्लोप वाली रह गई, और जबकि दूसरी ओर की भुजा जो है वो तीव्र स्लोप वाली बन गई, और दोनों भुजाओं की लंबाई भी, यानी ये लंबी भुजा भुजा बन गई जबकि ये इस भुजा की लंबाई छोटी रह गई, तो इससे बनने वाला वलन असममित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड्स कहलाता है। इस डायग्राम में भी आप देखिए यहाँ पर भी यही दिखाया गया कि वलन की ये भुजा देखिए आप कितनी लंबी है, ज्यादा है, और इसका स्लोप भी सामान्य है, जबकि वलन की ये दूसरी भुजा आप देखिए इस दूसरी भुजा की लंबाई कम है और उसका स्लोप भी ज्यादा है। तो इस डायग्राम में ये साफ देख पा रहे हो आप कि वलन की ये भुजा, यहाँ भी देखिए आप, इस भुजा का स्लोप ज्यादा जबकि इस भुजा का स्लोप कम है, तो ये असममित वलन हुआ। नेक्स्ट तीसरा होता है एक दिग्नत वलन या मोनोक्लिनल फोल्ड्स। इसका निर्माण तब होता है जबकि एक तरफ से आने वाला संपीड़न जो है वो तीव्र हो, तो उस वजह से क्या होता है कि वलन की एक भुजा जो है वो समकोण की तरह खड़ी हो जाती है, यानी सीधे ढाल वाली हो जाती है, जबकि दूसरी भुजा जो होती है वो सामान्य झुकाव वाली ही रहती है। यानी इसका निर्माण भी असमान संपीड़न बल के कारण होता है, एक ओर से तीव्र संपीड़न बल, दूसरी ओर से सामान्य संपीड़न बल, जिससे एक भुजा सामान्य झुकाव वाली और दूसरी जो है वो समकोण पर, यानी तेज ढाल वाली या समकोण की तरह वो खड़ी भुजा हो जाती है, वो कहलाता है एक दिग्नत वलन। इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में एक दिग्नत वलन दिखाया गया है, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि वलन की इस भुजा की, इस डायग्राम में आप देखिए वलन की ये भुजा जो सामान्य ढाल वाली इन संपीड़न बल सामान्य था, जबकि ये भुजा आप देखिए इस भुजा में जो है वो समकोणिक कोण मिलता है, यानी ये समकोण की तरह बिल्कुल सीधी हो गई, तो ये कहलाता है एक दिग्नत वलन। इसमें भी आप इस डायग्राम में भी देखिए, इसमें भी यही है कि वलन की ये भुजा जो है वो खड़े ढाल वाली यानी सीधे समकोण ढाल वाली है, जबकि वलन की दूसरी भुजा जो है वो सामान्य ढाल वाली है। तो जब एक भुजा खड़े ढाल यानी समकोण वाली हो और दूसरी भुजा सामान्य ढाल वाली हो तो बनता है एक दिग्नत वलन।
मोनोक्लिनल फोल्ड्स। नेक्स्ट है समनत वलन, आइसोक्लिनल फोल्ड्स। तो जब संपीड़न बल तेज हो तो वलन की दोनों भुजाएं जो है वो लंबवत हो जाती हैं, लंबवत रूप में एक दूसरे के समानांतर आ जाती हैं, तो वो कहलाता है समनत वलन। यानी दोनों ओर से आने वाला संपीड़न बल, यहाँ देखिए इस डायग्राम में दोनों ओर से आने वाला संपीड़न बल जो था वो अत्यधिक तीव्र था। इस वजह से वलन की दोनों ही भुजाएं, ये देखिए आप, वलन की एक भुजा ये रही और वलन की दूसरी भुजा यहाँ, ये दोनों ही भुजाएं लंबवत रूप में एक दूसरे के समानांतर आ गई, तो ये कहलाता है समनत वलन। इस डायग्राम में भी आप देखिए यहाँ भी संपीड़न बल तीव्र था, तो वलन की भुजाएं देखिए, ये एक भुजा और दूसरी भुजा, आप यहाँ देखिए ये दूसरी भुजा, दोनों एक दूसरे के लंबवत आ गई हैं समांतर रूप में, तो वो कहलाता है समनत वलन, आइसोक्लिनल फोल्ड्स। ये अत्यधिक तीव्र संपीड़न की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट है परिवलित या श्यान वलन, रिक्यूम्बेंट फोल्ड्स। ये क्या होता है, संपीड़न जब अत्यधिक तेज होता है तो वलन की दोनों भुजाएं ही वलित होकर क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के समानांतर आ जाती हैं। क्षैतिज दिशा में, देखिए समनत वलन और इसमें ये अंतर है, समनत वलन में दोनों भुजाएं लंबवत रूप में एक दूसरे के समानांतर आती है, जबकि परिवलन में दोनों भुजाएं क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के समानांतर आ जाती है। तो जब क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के समानांतर आ जाएंगी तो बनेगा परिवलन। ये भी अत्यधिक संपीड़न के कारण निर्मित होता है। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ देखिए कि अत्यधिक संपीड़न की वजह से संपीड़न फोर्स एक तरफ यहाँ से लग रहा था, दूसरी ओर यहाँ से संपीड़न फोर्स लग रहा था, ये वलन का अक्ष है। तो इसमें देखिए वलन की एक भुजा ये है और वलन की दूसरी भुजा ये है, तो ये दोनों भुजाएं क्षैतिज अवस्था में एक दूसरे के समानांतर आ गई, इससे बनता है परिवलन। इस डायग्राम में भी आप देखिए, इसमें भी ये परिवलन का एग्जांपल है। ये देखिए आप, इसमें जो ये भुजाएं दी गई हैं ये इस अवस्था में है, जबकि दूसरी तरफ की भुजाएं ये इस तरह से, तो क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के समानांतर आ गई हैं। तो क्षैतिज दिशा में जब वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर आ जाएं अत्यधिक संपीड़न बल की वजह से, तो बनने वाला वलन जो है वो परिवलन या श्यान वलन कहलाता है। समनत वलन क्या था कि जब वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के लंबवत रूप में आ रही थी, देखिए यहाँ पर वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के लंबवत रूप में आ रही हैं। यहाँ भी देखिए कि ये वलन की भुजाएं हैं, ये लंब रूप में मौजूद है, लंबवत रूप में मौजूद है, यहाँ भी वलन की भुजाएं ये लंबवत रूप में मौजूद है, तो वो तो समनत वलन। और जो परिवलन क्या था, इसमें वलन की दोनों भुजाएं क्षैतिज अवस्था में एक दूसरे के समानांतर आ रही है। देखिए अब जितनी भी ये वलन की भुजाएं देख रहे हो आप, ये सारी की सारी क्षैतिज अवस्था में एक दूसरे के समानांतर हैं, तो ये कहलाती हैं परिवलन या श्यान वलन। नेक्स्ट होता है प्रतिवलन, ओवर टर्न फोल्ड्स। ये क्या होता है, इसमें भी संपीड़न बल अत्यधिक मात्रा में काम करता है। तो अत्यधिक संपीड़न बल के कारण क्या होता है कि वलन की एक भुजा जो है वो वलित होकर दूसरी भुजा पर उलट जाती है, यानी इसको व्युत्क्रम भ्रंश भी कहते हैं, व्युत्क्रम वलन भी कहते हैं। यानी वलन की एक भुजा जो है वो अत्यधिक संपीड़न बल की वजह से वलित होकर यानी मुड़कर दूसरी भुजा के ऊपर उलट जाती है, व्युत्क्रमित हो जाती है, थ्रस्ट हो जाती है, तो वो कहलाती है प्रतिवलन। अब इसमें आप देखिए, इसमें आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि संपीड़न बल की वजह से, यानी इस तरफ से संपीड़न बल अत्यधिक था और दूसरी तरफ से आने वाला संपीड़न बल ये भी अत्यधिक था। इससे क्या है कि वलन की एक भुजा जो है वो दूसरी भुजा के ऊपर आप आकर बैठ गई। यहाँ देखिए इस डायग्राम में आप साफ समझ पा रहे हो इस चीज को कि वलन की एक भुजा ये है और वलन की दूसरी भुजा ये है। तो देखिए वलन की एक भुजा जो है वो इस दूसरी भुजा के ऊपर आरोपित हो गई, दूसरी भुजा के ऊपर उल्टी हो गई। तो इस तरह से अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है तो बनने वाला वलन जो है वो प्रतिवलन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है खुला वलन एवं बंद वलन, ओपन एंड क्लोज्ड फोल्ड्स। तो इसमें क्या होता है कि वलन की दोनों भुजाओं के बीच के कोण के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि वलन ओपन है या क्लोज्ड है। अगर वलन के दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम खुला वलन कहते हैं, और यदि वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से कम होता है तो उसे हम बंद वलन यानी क्लोज्ड फोल्ड कहते हैं। तो वलन की दोनों भुजाओं के बीच के कोण पर निर्भर करता है कि वो खुला वलन है या बंद वलन है।
इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ आप देखिए कि ये वलन का एक रूप दिया गया है। इस डायग्राम में आप देखिए, पहले इसमें वलन की दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो जेंटल है, 120 से 180 डिग्री के बीच है, यानी ये खुला वलन है। इसी तरह से ये जो कोण है इसमें भी ये कोण 70 से 120, हालांकि 90 से 120 जब होता 180 होता है तब हम कहते हैं उसको खुला वलन, तो ये भी ओपन यानी खुला वलन है। यहाँ देखिए वलन की दोनों भुजाओं, इस यहाँ पर इस जगह पे आप देखिए वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये रहा 30 से 70 के बीच, ये बंद वलन है। और वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण 30 से 45 डिग्री होता है, तो उसे हम कहते हैं टाइट वलन। तो ये चार रूप दिए गए हैं, जेंटल यानी खुला वलन 120 से 180, ओपन 70 से 120 डिग्री का कोण हो, क्लोज्ड 30 से 70 डिग्री का कोण हो, और टाइट 30 से 45 डिग्री का कोण हो। यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में भी दिया गया है, एक बाईं तरफ वाली डायग्राम में कि वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक बन रहा है, तो ये खुला वलन का एग्जाम्पल है। दूसरी ओर यहाँ देखिए आप वलन की, यानी ये जो दाईं तरफ का डायग्राम है इसमें आप देखिए, जो चित्र है इसमें देखिए कि वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो ये है बंद वलन। तो ये बंद वलन हुआ, और दूसरी तरफ ये खुला वलन। यहाँ पर ये खुला वलन जहां पर कि दोनों भुजाओं का कोण कितना 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये खुला वलन। और दूसरी तरफ ये बंद वलन जहां पर कि वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से कम है। तो जब वलन की दोनों भुजाएं का कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो तो खुला वलन कहलाता है, और यदि 90 डिग्री से कम हो तो बंद वलन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है सम अपनति एवं समविनिति और पंखा वलन। कई बार क्या होता है कि असमान रूप से संपीड़न बल काम करता है, यानी चट्टानों पर कहीं से ज्यादा कहीं से कम, यानी एक से अधिक दिशाओं से संपीड़न बल आता है, और वो भी असमान रूप से आता है। उससे क्या होता है कि एक वृहद अपनति यानी एक बड़ा भाग जब ऊंचा उठता है, या फिर एक वृहद अभिनति यानी एक बड़ा भाग जब नीचे की ओर धंसता है, तो इस वृहद अपनति और वृहद अभिनति में कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां भी बन जाती हैं। तो ये जो कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां एक वृहद अपनति या अभिनति में बनती है, ये एक पंखे जैसा आकार बनाती है। यदि वृहद अपनति में कई छोटी अपनतियां बनती है तो उसे हम कहते हैं समअपनति, और यदि एक वृहद अभिनति में कई छोटी अभिनतियां बनती हैं, अपनतियां और अभिनतियां बनती हैं, तो उसे हम कहते हैं समभिनति। तो यानी अत्यधिक असमान रूप से संपीड़न बनाने की वजह से एक वृहद अपनति और वृहद अभिनति में कई छोटी अपनतियां और अभिनतियां बन जाती है, जिससे संरचना क्या है, पंखे जैसी बन जाती है। पंखा यानी पंखे के मतलब ये है कि वो चाइनीज पंखा जो आता है जिसमें लकड़ी का बना या फिर कागज का बना, जिसमें छोटी छोटी धारियां सी दी गई होती हैं, तो वो उस तरह का पंखे जैसे एक आकार बन जाता है, तो वो कहलाता है पंखा वलन। ये देखिए आप इस डायग्राम में, ये एक वृहद अपनति थी, वृहद अपनति थी जिसमें कि कई छोटी अपनतियां और अभिनतियां, ये देखिए आप कई छोटी अपनतियां और अभिनतियां इसमें बन गई है, तो निर्मित जो आकार है वो कहलाता है पंखा वलन। यहाँ भी आप देखिए कि एक वृहद अपनति, ये वृहद अपनति हो गई, इसमें कई वलन फोल्ड्स पड़े, कई छोटी अपनतियां और अभिनतियां बन गई। इसी तरह से ये वृहद एक अभिनति थी, इसमें भी कई छोटी अपनतियां और अभिनतियां बन गई है, तो इससे एक आकृति जो पंखे नुमा हाथ पंखा जो होता है उस जैसी एक आकृति बन जाती है, तो इसे कहते हैं पंखा वलन। इसका निर्माण अत्यधिक और असमान संपीड़न बल की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट है गिरवाखंड या नापे। तो भू संचलन में गिरवाखंड या नापे जो है ये भी एक महत्वपूर्ण भू आकृति है, जो अत्यधिक संपीड़न बल की वजह से इसका निर्माण होता है। यानी बहुत सी जगह पर इस प्रकार के एग्जाम्पल मिलते हैं, हमारे भारत में भी कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी में गिरवाखंड या नापे के एग्जाम्पल मिलते हैं। यूरोप में जो आल्प्स पर्वत है, स्विस आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वतों में भी इस प्रकार के गिरवाखंड या नापे के एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं। जटिल संरचना है ये, जो अत्यधिक संपीड़न और असमान रूप से संपीड़न बल के कारण बनती है। तो अत्यधिक संपीड़न बल जब काम करता है तो उस स्थिति में इस प्रकार के जो है गिरवाखंड या नापे जैसी आकृति बनती है। तो जब अत्यधिक क्षैतिज संचलन और संपीड़न होता है तो उसके कारण क्या होता है, परिवलन, जो हमने परिवलन किया था जिसमें कि दो वलन की दोनों भुजाएं जो है वो एक दूसरे के क्षैतिज हो जाती हैं, अत्यधिक संपीड़न के कारण एक दूसरे के क्षैतिज हो जाती हैं। तो अत्यधिक संपीड़न के कारण, क्षैतिज संचलन के कारण परिवलन जो मोड़ था उस मोड़ की एक भुजा उत्क्रम तल, थ्रस्ट प्लेन, उत्क्रम तल के सहारे
यानी जहां से वो उलटती है। उत्क्रम तल का मतलब हो गया कि एक भुजा उलट कर दूसरी के ऊपर आ बैठती है। तो जिस तल के सारे वो भुजा दूसरी भुजा के ऊपर आ बैठती है, उस तल के सारे वो टूट जाती है और टूटकर कई किलोमीटर दूर स्थानांतरित होकर किसी अन्य वलन के मोड़ पर स्थापित हो जाती है। यानी किसी दूसरे वलन के मोड़ पर जाकर स्थापित हो जाती है। इससे क्या होता है कि नीचे की चट्टानों की संरचना अलग होती है और ऊपर की चट्टानों की संरचना बिल्कुल अलग हो जाती है, जो दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाती। ऐसी संरचना को कहते हैं गिरवाखंड या नापे। कहने का मतलब ये हो गया कि जब संपीड़न अत्यधिक तीव्र हो तो उस स्थिति में क्या होता है कि वलन की एक भुजा टूटकर स्थानांतरित हो जाती है और स्थानांतरित होकर किसी दूसरे वलन की भुजा के ऊपर जाकर बैठ जाती है, जिससे ऊपर की और नीचे की चट्टानों की संरचना मेल नहीं खाती। इसको कहते हैं गिरवाखंड या नापे। ये देखिए आप इसमें दिखाया गया है कि ये है वो उत्क्रम तल। सीधी लाइन में जो आप दिखा रहे हो उत्क्रम तल या एक्सिस इसका अक्ष है। तो इसमें क्या हुआ कि संपीड़न बल की वजह से वलन की दोनों भुजाएं पहली स्थिति में देखिए आप यहाँ पर इस तरह से बनी। फिर दूसरी स्थिति में देखिए दोनों ओर से फोर्स आ रहा है, दूसरी स्थिति में ये कंडीशन बनी। तीसरी स्थिति में देखिए ये ओवर थ्रस्ट फोल्ड परिवलन जिसकी हमने बात की थी, दोनों क्या है एक दूसरे की, यानी ये परिवलन के ही एग्जाम्पल हैं। ओवर फोल्ड या रिक्यूम्बेंट फोल्ड या ओवर थ्रस्ट फोल्ड, ये इसी परिवलन के ही एग्जाम्पल हैं। दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर उलट गई हैं। देखिए ऊपर वाली भुजा ये है, नीचे वाली भुजा ये है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर उलट गई हैं। नापे में देखिए क्या होता है कि वलन की ये भुजा एक भुजा टूट गई इस तल के सारे और टूटकर स्थानांतरित हो गई, या फिर ये नीचे वाली भुजा टूटकर स्थानांतरित हो गई, स्थानांतरित होकर किसी और वलन की भुजा के ऊपर या नीचे जाकर शिफ्ट हो गई। तो ऐसी आकृति कहलाती है नापे। इस डायग्राम में आप देखिए, आप नापे को देख पा रहे हो। यहाँ देखिए इसमें भी यही दिखाया गया कि वलन की एक भुजा इस तल के सारे, ये है उत्क्रम तल। उत्क्रम तल, तो इस उत्क्रम तल के सारे टूटकर स्थानांतरित हो गई और स्थानांतरित इसको होना चाहिए था यहाँ पे, इस भुजा को, यानी ऊपर वाली भुजा जो यहाँ मौजूद है होना चाहिए था यहाँ पे। ये गति करके यहाँ पहुंच गई और वलन की इस नीचे वाली इस भुजा के ऊपर आकर शिफ्ट हो गई। तो इस स्थिति में क्या होगा कि संरचना मेल नहीं खाएगी। देखिए इन कलर से भी आप देख पा रहे हो कि ये जो अलग अलग संरचना दे रखी है चट्टानों की, ये कलर अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें अगर देखें तो ये ब्लू के बाद सीधा ब्लू, इसके बाद देखिए फिर ये वापस ये ब्लू हो गया, इस ग्रीन के बाद भी वापस ये ब्लू, इसके बाद भी वापस ब्लू। तो ये संरचना ऊपर और नीचे की मेल नहीं खा रही, तो ये कहलाता है गिरवाखंड या नापे। ऊपर वाले डायग्राम में आप देखिए कि ये नीचे वाली वलन की भुजा है और ये उनके बीच में वो उत्क्रम तल है। ये ऊपर वाले वलन की भुजा है, तो ये टूट कर एक दूसरे के ऊपर उलट गई हैं और स्थानांतरित हो गई हैं। इस नीचे वाले जो चित्र है इसमें भी आप देखिए कि इसमें भी ये ऊपर वाली भुजा है और ये इसके बीच में ये उत्क्रम तल है और ये नीचे वाली भुजा है। तो देखिए टूट कर ये स्थानांतरित हो गई और एक दूसरे के ऊपर उलट गई, जिससे कि ऊपर और नीचे की चट्टानें मेल नहीं खा रही। तो ये बना गिरवाखंड या नापे। तो गिरवाखंड या नापे जो है ये कश्मीर हिमालय में, इसके अलावा यूरोप के आल्प्स हिमालय में इस प्रकार के एग्जाम्पल बहुत से मिलते हैं। एक जटिल संरचना है जहां वलन की एक भुजा टूटकर कई बार तो कई किलोमीटर दूर जाकर किसी दूसरे वलन की भुजा पर स्थानांतरित होकर वहां उत्क्षेपित हो जाती है और कई बार उसी जगह पर ही वलन की जो निचली भुजा है उससे काफी आगे निकलकर उसके बाद उसके ऊपर वो क्षेपित होती है, यानी ओवरटर्न्ड होती है। तो इस प्रकार से ये नापे या गिरवाखंड का निर्माण होता है। ये देखिए इस डायग्राम में भी आप ये गिरवाखंड या नापे का आप देख पा रहे हो कि इसमें भी यही स्थिति दिखाई गई है कि वलन की जो भुजाएं हैं वो, ये देखिए आप देख पा रहे हो, तो इसमें ये वलन की ये भुजाएं दे रखी हैं। एक भुजा ये ऊपर की ओर ये टूटकर स्थानांतरित हुई और एक दूसरे पर आ बैठी। यहाँ पर भी देखिए आप नीचे भी इसी तरह से, और ये इसमें साफ दिखाया गया, देखिए वलन की ये भुजा ये टूटकर आगे खिसक गई, ये भुजा दूसरी भुजा वलन की ये रही, एक दूसरे के ऊपर ये शिफ्ट हो गई। यहाँ भी देखिए एक वलन की भुजा ये रही, दूसरे वलन की भुजा ये रही, तो ये एक दूसरे पर शिफ्ट हो गई। यहाँ पर भी यही स्थिति बनी हुई है और यहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है वो यूरोप और आल्प्स में बहुत से मिलते हैं। तो गिरवाखंड या नापे ये आकृति, तो ये वलन और उससे बनने वाली विभिन्न प्रकार की आकृतियां हुई। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर पे रहिए, पढ़िए, अपना अध्ययन जारी रखिए। थैंक यू सो मच।